हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़ गए हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे। अरविंद जी, ये पहली बार नहीं है जब चिकन नेक का जिक्र हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा यूनुस और जिनपिंग की जब मुलाकात हुई तो चिकन नेक का जिक्र वहां पर किया गया, जबकि कोई कंटेक्स्ट भी नहीं छिड़ा था। और अब ये ट्रिपल साजिश है जो कि बेपर्दा हुई है। गोपनीय बैठक करते हैं सबसे पहले तो, और चिकन नेक को अलग करने की कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो ये समझना चाहिए कि चिकन नेक का हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। बात यह है कि चिकन नेक ही वह है, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम लोग कहते हैं, वह हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट से, उससे हमारा जुड़ाव करता है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां तक हमारे दर्शकों की बात है, उनको इस तरीके की किसी भी कॉन्स्पिरेसी से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। कारण ये है कि जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं, न तो वो इतने ताकतवर हैं कि वो कुछ कर सके, न चीन में वह ताकत है कि वह भारत को किसी भी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के इन सभी राज्यों से दूर कर सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासनिक तौर पर, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भारत का इन सभी राज्यों से इतना बेहतर जुड़ाव है, और पिछले 100 वर्षों में वह जुड़ाव और अधिक हुआ है कि इसको किसी भी तरह से भारत से अलग करना संभव ही नहीं है। अब ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, इस पे हमें जान लेना चाहिए। दरअसल जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो भारत के एक फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, प्रोफेसर जगत मेहता। तो जगत मेहता साहब को जब वहां हमने कॉलेज में इनवाइट किया तो उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में एक बहुत ही मजेदार बात कही, और ये बात उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद कही। उन्होंने ये कहा कि 71 का वॉर कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया था, और प्लानिंग तो सारी भारत की ही थी। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत ने बहुत पहले ही बंकर खोदने शुरू कर दिए थे। जब पाकिस्तान ने हमला किया और भारत ने उस पर जवाबी कार्रवाई की, तब तक इंदिरा कैबिनेट के सारे ही मंत्री पूरे विश्व में छितरे हुए थे, ताकि ये शक न हो कि भारत की प्लानिंग है। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ अगर बांग्लादेश ने वह सावधानी नहीं बरती, तो उसके साथ भी कुछ वैसा ही हो सकता है कि दोष पूरा बांग्लादेश पे आएगा और इसमें भारत के हित पूरे हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से यूनुस साहब जो सारी चीजें कर रहे हैं, वो बिल्कुल बांग्लादेश के हित में तो किसी भी तरीके से नहीं है, और जो चीन है उसमें बिल्कुल भी दखल देने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि इसके युद्ध के अच्छे या बुरे परिणाम केवल और केवल बांग्लादेश को ही भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल, खामियाजा हर्षद। बांग्लादेश को ही भुगतना पड़ेगा। अरविंद जी, आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी। दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें किस तरीके से यूनुस अब बेनकाब होते चले जा रहे हैं। चीन में यूनुस ने क्या कुछ कहा था ये भी आपको बताएंगे। भारत विरोधी बयान उन्होंने दिया था। 7 सिस्टर्स को लेकर भड़काऊ बयान ऑलरेडी दे चुके हैं। 7 सिस्टर्स को लैंड लॉक्ड बताया था। ये तमाम चीजें उन्होंने कही थी। 7 सिस्टर्स को लेकर भड़काऊ बयान ऑलरेडी दे चुके हैं। पीएम मोदी ने भी नसीहत यहां पर दी थी, भड़काऊ बयान देने से बचें, इलाके के समुद्र का संरक्षक खुद को बताया था। यूनुस ने चीन को ये बड़ा ऑफर भी दिया था कि सीमा के पास निवेश आप करें, जिससे आपको खासा फायदा होगा। वहीं यूनुस ने चीन में क्या कुछ कहा ये भी बताते हैं। चीन में भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्य जमीन से घिरे हैं, ये बोलते नजर आए थे। राज्यों के पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। वहीं बंगाल की खाड़ी में समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं। ये तमाम बड़ी बातें बोल रहे थे। बंगाल की खाड़ी में चीनी इकोनॉमी का विस्तार संभव है। बंगाल की खाड़ी में चीजों को बेचना मुमकिन बनाया है। ये तमाम बड़ी बातें यूनुस वहां पर बोलते हुए नजर आए थे। हमारे साथ हमारे दोनों गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। टीपी त्यागी जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार यूनुस बयानबाजी कर रहे हैं, हालांकि पीएम मोदी ने नसीहत भी दी थी, उसके बावजूद यहां पर अपनी बयानबाजी से बचते हुए नजर नहीं आते। चीन में भी उन्होंने चिकन नेक का जिक्र किया था, 7 सिस्टर्स का जिक्र किया था। क्यों, क्या मंशा है उनकी इसके पीछे? क्यों लगातार भारत के चिकन नेक के पीछे पड़ गए हैं वो? देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक कहते हैं, वो भारत की एचलीज हील है, यानी कि सबसे कमजोर नस। अब इस नस के ऊपर बहुत हमारे दुश्मनों की नजर है। उस नजर को बढ़ाने के लिए श्रीमान यूनुस साहब ऊटपटांग काम कर रहे हैं। इन्होंने चाइना जो पहले से ही 3 दृष्टि रखे हुए है, एक तो डोकलाम से, एक चुंबी वैली से, और एक यूनुस साहब ने उन्हें 2 मौके और दे दिए तीस्ता नदी को वहां तक उन्हें काम देने के लिए, और ये कहकर कि जो ये 7 सिस्टर्स
यानी कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, ये लैंड लॉक्ड हैं और पूरा जो समुंदर है उसके एंट्रेंस का गार्जियन मैं ही हूँ। आइए और यहाँ पे व्यापार कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए, फायदा उठाइए। उन्होंने तो नेपाल और भूटान तक के लिए भी कहा कि ये हाइड्रोलिक कंट्रीज हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से फुल है, इनका इस्तेमाल कीजिए। खैर, ये तो हो गया चाइना का। और इधर यूनुस साहब ने दूसरा काम ये किया कि उन्होंने जो कट्टरपंथियों के समर्थक हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहमान, उन्हें पाकिस्तान भेजा और पाकिस्तान से वो आईएसआई के चीफ को बुला के ले आए। पहले तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे ले गए, यानी कि उनके दिमाग में ये पहले से था। अब 8 अप्रैल को जानकारी के मुताबिक उसमें टर्की के भी आ गए, एमआईटी के लोग। अब टर्की जो है वो पहले ही भारत से खार खाता है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका भारत के सरदारों ने, सिखों ने निभाई थी। लिहाजा टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब इकट्ठे हो गए। लेकिन जैसे अरविंद जी ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि ये सब मिलके भी कुछ नहीं कर सकते। खतरा कहाँ है? खतरा हमको इंटरनली है। शर्जील इस्लाम जैसे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं जो अपनी तकरीरें करते हैं कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो पहले हिंदू ही रहते थे जहाँ पे, अब उसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है, अब वहाँ मुसलमान आ चुके हैं। अब हम अगर थोड़े से लोग भी इकट्ठे हो जाए तो हम आसाम को काट देंगे, वरना सीएए और एनआरसी से उनको तकलीफ है। यानी कि हमको तकलीफ इन एक्सटर्नल लोगों से नहीं है। वी आर कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर देम। मैंने 71 का वार देखा है जो अरविंद जी ने कहा, मैं खुद उसमें लड़ा हूँ, वीर चक्र प्राप्त हूँ। मैं भी समझता हूँ इस बात को कि वो यहाँ भी हो सकता है। लेकिन शर्जील इमाम का क्या होगा? ये जो हाफ फ्रंट हमारे सीडीएस कहा करते थे, उस हाफ फ्रंट का क्या होगा? यहाँ पे हमें इस डेमोक्रेसी के अंदर कम से कम एक बात तो लानी पड़ेगी कि जो व्यक्ति देश की सिक्योरिटी के खिलाफ थोड़ा भी बोलेगा उसके ऊपर तादाद से ज्यादा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सहनशीलता व्यक्तिगत चरित्र में 100% होनी चाहिए, मगर राष्ट्रीय चरित्र में 0 होनी चाहिए। और यही सहनशीलता की वजह से आज तक नुकसान उठाया जो भी उठाया, अब नहीं उठाना चाहते। तो एक फौजी होने के नाते मैं कहूंगा कि हमें ये बाहर की प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस हमें ये शर्जील इमाम जैसे लोगों से जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सरकार देख ले, एंड डोंट वरी। और ये यूनुस साहब तो कुछ दिन के मेहमान है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैसे ही वो गए, वकार साहब 5 दिन की यात्रा पे रशिया में, इन्होंने वहां के 6 बड़े ऑफिसर्स को हाउस अरेस्ट कर दिया। क्यों कर दिया? ये प्लानिंग किए हुए बैठे हैं कि उसे हटाया जाए, क्योंकि वो शेख हसीना का रिश्तेदार है, क्योंकि वो इन्हें धमकी दे चुका है कि आपसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। लिहाजा ये उसे हटाना चाहते हैं, उसका तख्ता पलट करना चाहते हैं। लेकिन अब वहाँ की पार्टी, वहाँ की फौज वो इनके खिलाफ है। हालांकि अभी इमीडिएट तो नहीं, लेकिन इनकी भी कुर्सी लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। मैम बिल्कुल टीपी त्यागी जी, देखना होगा जिस तरीके से ये साजिशें लगातार कर रही हैं, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार भी है। अरविंद जी, आपके पास में आऊंगी। ये जो चीन और बांग्लादेश की गठजोड़ चल रही है, इसको लेकर भारत ऑलरेडी एक सॉल्यूशन 2008 में निकाल चुका है जिसका नाम है कालादान प्रोजेक्ट। क्या है ये प्रोजेक्ट? दरअसल उस प्रोजेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, पर जैसे कि अभी त्यागी साहब ने जो बात कही है उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दरअसल अगर ये बहुत ही खतरनाक साजिश है। बेसिकली अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को अगर भारत से संपर्क जुदा कर दिया जाए तो उनकी हालत दरअसल उन मिडल अफ्रीका के देशों की हो जाएगी जो लैंडलॉक्ड है। अगर हम जाम्बिया और वहां की बात करें, जाम्बिया जैसे कंट्री में भारत में जो चीज 100 रुपए की मिलती है वही जाम्बिया में 400 रुपए की मिलती है। तो अगर आप उसे लैंडलॉक्ड कर देंगे तो सारा का सारा जो पैसा है वो बांग्लादेश को देना पड़ेगा, वहां से जो माल है या जो कंटेनर वगैरह है वहां से गुजरने के लिए, तो उसका बहुत बड़ी कीमत वहां के लोगों को चुकानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि दरअसल अभी जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें जो खासकर मैं, क्योंकि मेरी वहां पे यात्रा भी हुई थी, मैं मार्च और फरवरी में मैं नागालैंड और असम गया था और वहाँ के गवर्नर्स वगैरह से भी मिला था और वहाँ के स्टेट्स के बारे में बातचीत भी हुई। और फिर वे गवर्नर्स यहाँ भी आए थे हरियाणा में, और जहाँ उन्होंने अपने लेक्चर्स डिलीवर किए थे।
तो उन सारी चीजों को और ये देखते हुए कि ये पहला जो सामने सामने वाला अनुभव है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनका किसी भी तरीके से बांग्लादेश अथवा चीन से न तो कोई सांस्कृतिक मेल मिलाप है, यह लगभग तय है। और 100 सालों में वहां पे हिंदी फिल्में जितनी वहां पे लोकप्रिय हुई है, जितना वहां पे सब कुछ हुआ है, इसलिए ये दूर की कौड़ी है। दूसरा, मैं इस चीज से व्यक्तिगत तौर पर सहमत नहीं हूं कि इस जो खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खासकर भारत का मीडिया बिल्कुल भी चिकन नेक ना करे। और ये बिल्कुल भी दुखती रद नहीं है। ये जो धारणा थी वो आज 50 साल पहले की है कि वह भारत की दुखती रग है, क्योंकि अब संपर्क के इतने बहुत सारे तमाम ऑल्टरनेटिव्स हैं कि हमें दरअसल वो जो है। और दूसरी बात है कि भारत सैनिक तौर पे इतना मजबूत है कि कोई उस पर बुरी नजर डालना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकता है। हाँ, इस बारे में अगर कोई षड्यंत्र या चर्चा होती है तो उसका खामियाजा उसी राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा। और आप देखिए कि यहाँ चीन की केवल यह नीति हो सकती है कि वह बांग्लादेश और भारत को उलझा के वह अपने हित साधना चाहता है। जैसे ही बांग्लादेश पे मुसीबत आएगी वह अपने आप को अलग कर देगा। जैसे कि यूरोपियन यूनियन अभी यूक्रेन के किसी भी मसले पर उसके साथ नहीं है, या साथ हैं भी तो वो रूस से सीधी सीधी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश और भारत के संदर्भ में चीन की यही नीति रहेगी। चीन कभी भी भारत से उलझना नहीं चाहेगा, और वह यह जरूर चाहेगा कि बांग्लादेश और भारत आपस में उलझे। ऐसे में बांग्लादेश के नीति नियंताओं के लिए यह जरूरी है कि वह चीन की इस चाल को समझे। बांग्लादेश का हित भारत से अच्छे संबंधों में ही निहित है। अगर ऐसा नहीं होता है बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के कोई भी लोग या किसी भी तरीके से वो जो सोच रहे हैं कि इसको लैंडलॉक बना दिया जाए, ये कभी भी संभव नहीं है और न यह वहां के लोगों के हित में है। हर्षा जी।